अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9। जी हाँ, सेम टाइम सेम चैनल, एक नए अंदाज के साथ, एक नई बात के साथ, एक नए आगाज के साथ और एक नए जनरल डिस्कशन टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। और कोशिश हमारी यही होती है कि डेली हम प्रोग्राम को ऐसे ही तरतीब दें और आपकी मुलाकात ऐसी सेलिब्रिटीज से, ऐसे लोगों से करवाएं जो अपनी अपनी डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। करंट जो हमारी हुकूमत है उनसे भी उनका जो है वो ताल्लुक रहा है, इसको लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। यंगस्टर्स के लिए बहुत काम किया, अभी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स से जो है वो रिलेट है और बहुत सारा काम जो है उसमें भी कर रहे हैं। अगर आप इनको ये कहें कि ये जो है वो सीनियर रहनुमाओं में से हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन एक जो खिदमत खल्क का जज्बा लेकर ये काम कर रहे हैं, हमने इनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बुलाया है और हम बात भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होता, हम सोशल एक अवाम की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं और लोगों के मसले का हल जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ हैं मोहम्मद मदनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक जी, ठाक? बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। मदनी, बहुत लंबी स्ट्रगल है आपकी तहरीक इंसाफ के लिए। आपने इस तहरीक को चलाने में, जो यंगस्टर्स को आगे लाने में, मामलात और हालात को देखने में बहुत मेहनत की है आपने, बड़ी मेहनत से। मैंने आपको अपनी आंखों से इसलिए भी देखा है कि आज से कुछ साल पहले जब मैं एक चैनल पे प्रोग्राम करती थी तो वहीं से आपने जो है वो इन सब चीज़ों का आगाज़ किया और मेरे प्रोग्राम में आप आते थे। तो ये आपकी मेहनत जो है मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। आप ये बताइएगा कि अभी इन प्रोसेस आप एंटी नार्कोटिक्स के साथ जो है वो अटैच हैं। अगर हम ये बात कर लें कि हमारे माशरे में बढ़ता हुआ नशे की लत और ये नशा बिकना इतना आसान हो गया है कि इनको पकड़ना, ये पूरा माफिया है जिसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजीज प्लान की हैं, क्या जो है वो अब आपने जो है वो डिज़ाइन किया है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मैं बड़े जो कई अपराइट हमारे मीडिया पर्सनल हैं और अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले हैं, उनमें माशाल्लाह आपको मैं समझता हूँ। और एक अरसे से आप जिस तरह मुझे देख रही हैं, हम भी आपको देख रहे हैं, तो ये बात सही है कि तहरीक इंसाफ में एक अरसा तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजरी हैं और इस दौरानिए में मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने माशरे के अंदर मतलब मेरे वालदा जो थी सियासी तौर पे थी, मगर वो सियासत के बड़े ख़िलाफ़ थी कि ये यहाँ पर यूज़ किया जाता है लोगों को और कुछ नहीं होता, खोखले दावे होते हैं। तो हमने अल्लाह ताला की मखलूक को तकलीफ़ में देखा, जो उसके लिए कर सकते थे बजाय इसके कि हमारे अपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ की तरह मुल्क छोड़ के भाग जाते और वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी अयाशी से ज़िंदगी गुजारते। तो मैं प्रेफर ये किया और दोस्तों के साथ कि हम जो है एक बेहतर पॉलिटिकल ऑप्शन जो है, जो कि सिस्टम चेंज कर सकती है, जो कि पीटीआई का असल में नारा है, आइडियोलॉजी है, तो उसको हमने प्रैक्टिसाइज करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह जो कर सके हम अपने एंड पे हमने पूरी कोशिश की और हम अभी भी होपफुल हैं इंशाल्लाह। इमरान खान साहब में कैपेसिटी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर लोग आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। सियासी पार्टियों में गलतियाँ भी होती हैं, साजिशें भी होती हैं, नेशनल इंटरनेशनल माफियाज भी अपना पार्ट प्ले करते हैं, मगर मुझे उम्मीद है हिस्टोरिकली भी अगर देखें तो इस्तकामत के साथ बंदा खड़ा रहे। अगर बात कर लें मदनी, आपने हमेशा अवाम की बात की है, अवाम के लिए काम किया है, अवाम में से ही यंगस्टर्स को जो है वो बहुत सी नौकरियां भी दिलवाई, बहुत से मामलात भी देखे, उनको जो है वो आपने पावर में भी जो है वो लेकर आए। आप क्या समझते हैं आज हमारी यूथ को कितनी ज़रूरत है कि उन्हें इस चीज़ की समझ हो कि हमें एक खिदमत खल्क का जज्बा लेके जो चलना था, जो एक जज्बा आज से कुछ साल पहले लोगों में था, वो आज देखने में नहीं आता। आज हर यंगस्टर की ये ख्वाहिश है कि हम जैसे आला तालीम हासिल करें, मुल्क से बाहर चले जाएं, वहाँ जाके जो है वो हमें कुछ मिल जाए, वहाँ जाके हम जॉब्स करें। हमारे पास यहाँ पर जॉब्स नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप यकीन करें मेरी आंखों देखा ये हाल है कि CSS का तालिब इल्म जो है एक माली की नौकरी कर रहा है। आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क का जो ये माशरा के जो हाल हो चुका है, वहाँ पे यहाँ पर हम जो है वो एक ऊबर चलाने पे, टैक्सी चलाने पे, रिक्शा चलाने पे जो है मजबूर हो गए हैं। डबल M में इंग्लिश किया हुआ है, इतने इतने पढ़े लिखे लोग, हमें देने के लिए नौकरियाँ नहीं हमारे पास, ये क्या है? ऐसा ही है, मेरे जानने वाले कई इस तरह से मेहनत कर रहे हैं और हमें उन पे बड़ा नाज करना चाहिए कि वो फिर भी हिम्मत नहीं हारते और वो जो उनको परफॉर्मिंग रूम मिले वो करते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसी एक 2 निज़ाम जो है हमारे मुल्क में
کہ جس نے لوٹ مار کی ہے یا جس کا جو عمران خان صاحب بھی بات کہتے ہیں 2 نہیں ایک پاکستان جو ہے، اور اس میں ہر بندے کے ایکول فیسلٹیز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جس نے لوٹ مار کی ہے یا جو اپنے آپ کو ایک اپنے معاشرے سے بالا تر طبقہ سمجھتا ہے اس کے لیے ساری فیسلٹیز ہیں، وہ جتنا نکما ہے جتنا نااہل ہے اس کے لیے بڑے بڑے عہدے ہیں. اور جو اہل لوگ پڑھے لکھے لوگ جس ملک کے رکشے چلائیں گے، جس ملک کے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ پودے لگائیں گے، جس ملک کے پڑھے لکھے لوگ ڈگریاں ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ ریڑھی لگانے پہ مجبور ہو جائیں گے، اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ آپ نے ان سب چیزوں میں جو ہے وہ رکھ دیا. وہاں پر جو ہے وہ ایک پڑھے لکھا بندہ جو ہے وہ اپنی کیا اپروچ جو ہے وہ کرے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کہاں سے نوکری جو ہے وہ لے کر آئے گا. ان سب چیزوں کے لیے جو ہے وہ اتنی نوکریاں جو ہے وہ بانٹنے کے وعدے بھی سب چیزیں جو ہے وہ تھیں، سب معاملات جو ہے وہ سامنے آئے، لیکن ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے. پاسبل نہیں ہے کہ سب کو خوش کیا جائے، پر کچھ لوگوں کے لیے تو کچھ کیا جا سکتا ہے نا. تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسی اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ ہمارے ینگسٹرز کے لیے ان کو نوکریاں کیسے پرووائڈ کی جائیں گی؟ دیکھیں، گزارش ہے، آپ کی بات صحیح ہے، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کے پاس رٹ ہوتی ہے، اور وہ وقت ضرورت جو ہے وہ ڈنڈا بھی چلا سکتے ہیں اور چلانا بھی چاہیے. جی. تو بنیادی طور پہ پرابلم پاکستان کا کیا ہے، آپ بھی بخوبی سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے یہ غریب ملک نہیں ہے، کسی طرح سے بھی نہیں ہے. یہی تو میں کہتی ہوں، یہ باوسائل ہے، اللہ کی طرف سے بلیسڈ ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے 5 یا 10% لوگوں کے پاس سارے وسائل ہیں، اور باقی قوم جو ہے بھوکی ہے، وہ بیچاری آپس میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے پاور میں آئے. اب اس میں جو ہے امپلیمنٹیشن میں بڑی پرابلمز ہیں. آپ کو میں نے پہلے عرض کی کہ جو مافیاز ہوتے ہیں جو کہ پاکستان سے باہر بھی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہیں، اور جنہوں نے اقتدار انجوائے کیا ہے، ان کے جو ہے جبڑوں سے نکالنا پاکستان اٹ ول ٹیک ٹائم. میری دعا بھی ہے، ہم سب کی کوشش بھی ہونی چاہیے. اچھا، جب تک ینگسٹرز آگے نہیں نہ آئیں گے، جب تک پڑھے لکھے لوگ آگے نہیں آئیں گے، یہ تو آپ مجھ سے لکھوا لیں، حکومت کوئی بھی ہو، معاملات کوئی بھی ہوں، تب تک اس ملک کا مستقبل تو نہیں بدل سکتا. بالکل. قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ کال کو ہم کیوں سامنے نہیں رکھتے کہ جو ایک طالب علم ہے، جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے، وہی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو ینگسٹرز کا آگے آنا بہت ضروری ہے. ینگسٹرز کو جب تک آپ موقع نہیں دیں گے، فیلڈز میں آنے نہیں دیں گے، اداروں میں جگہ نہیں دیں گے، وہی 35 40 سال سے انکلز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھنے کا نام نہیں ہے ان کا. مطلب کیوں آنے والوں کو جو ہے مواقع نہیں دیے جاتے؟ تو ٹھیک ہے، ان کا بھی اپنا ایک ہے، لیکن انہوں نے اگر 20-30 سال اپنے ایک ورک کو دے دیے ہیں تو اب ان کو جو ہے وہ کسی اور چیز میں شفٹ کر دیں، وہاں اس کی جگہ جو ہے وہ کسی فریش کینڈیڈیٹ کو آنے دیں، وہاں پہ کسی فریش بندے کو بٹھائیں جس میں کام کرنے کا جذبہ ہے، جو بیچارہ ریڈی لگا کے ساری زندگی جو ہے اس نے اپنے آپ کو پیٹتا پھر رہا ہے کہ میں نے جو ہے ڈگری لی تھی، اس لیے ڈگری لی تھی کہ میں نے ریڈی لگانی ہے تو پھر میں پڑھتا ہی نہ. جیسے اکثر اوقات جو ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بینگ ماہر نفسیات، ہمارے ملک میں جو ہے اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو ماہر نفسیات کی، لیکن پھر بھی ہمارے یہ ٹی وی پروگرامز اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. بٹ ہم اتنا تو نہیں کما سکتے، ہم اتنا تو نہیں اسے سروائیو کر سکتے جتنے ہمارے اخراجات ہیں. تو سر یہ تو ہر بندہ اس میں آتا ہے نا، آپ، میں، ہم سب ایک عام شہری ہیں. ہم کوئی بہت منہ میں سونے کا نوالا لے کر تو پیدا نہیں ہوئے، خود محنت کی، خود یہاں تک پہنچے، خود جو ہے وہ سارا سروائیول کیا. اور جو لوگ سونے کا نوالا لے کے پہنچے وہ بھی آج رو رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے، مہنگائی کا وہ دور آ گیا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، 30,000 میں پورے مہینے کا سودا نہیں آتا ایک گھر کا. آپ اندازہ لگائیں. بات صحیح ہے، یہ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی، یہ سارا کا سارا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے یا پرابلمز ہیں، ہم نے اب صورتحال یہ ہے کہ 65% ہمارا اکانومی کی، آپ موٹی میں آپ کے سامنے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 65% پاکستان کا جو ریونیو ہے، آمدن ہے، وہ یہاں سے اسٹریٹ اوے ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز لے جاتی ہیں. باقی جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں 70 سالوں میں، خصوصاً پچھلے 30 سالوں میں، اور ان کو پے آف کرنے کے لیے ہمیں قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے. IMF ہمارے پہ انگوٹھا رکھے ہوئے کہ آج بجلی بڑھاؤ، آج گیس بڑھاؤ، آج یہ ٹیکسز میں اضافہ کرو، آج اس طرح کرو. تو وہ اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جاتی ہے. پھر جو ہے ہم نے جو کب تک بڑھتی رہے گی، ہم کب تک عوام کو اس کا ایک میں آپ کو عرض کروں کہ جو میں اس سے پہلے آپ کی بات میں کی نا
हमने क्या करना है, हमें तो बात हाँ, ये करनी मैं है। आपको अर्ज करूं, बेहिसी का ये आलम है, आप नाम नहीं लेना चाहती, मैं नाम लिए बगैर करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाला बंदा है, होटल्स हैं बड़े बड़े, आपको जानते हैं सारे। वो बंदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से सारी ज़िंदगी अयाशी से भी आगे उन्होंने गुजारा होगा। वो बंदा वज़ीर आज़म से डैम के लिए फ़ंड में अतिया देने गए, व्हील चेयर पे हैं सारी ज़िंदगी के बाद। तो मतलब उनके पास इतना पैसा है कि शायद वो मतलब 2-3 डैम खुद बना सकते हैं जी। 5 करोड़ रुपए सर, ये इतना पैसा हमारे मुल्क के बहुत बड़े नामवर नाम है जिनके पास इतना पैसा मौजूद है कि पूरे पाकिस्तान को चला सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी जो लाहौर की एक बड़ी है, बिल्कुल चला सकते, बैरियर टाउन है, उसके डिक्लेयर्ड जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में अदालत में बैठ के फिल्मती बात नहीं, उन्होंने ये कहा कि आपके पास 3000 अरब रुपया है, 2 डैम के पैसे हैं, और यहाँ पर सूरत हाल ये डैम का फंड इकट्ठा करके वजीर आजम और आने वाले वक्त में पानी खत्म हो जाएगा। हाँ हमारे पास तो यहाँ पर काश ही मेरे बच्चे या हमारे बच्चे अगर भूखे मर रहे हो, प्यासे मर रहे हो, हम हर शय को कुर्बान करने पे तैयार हो जाते हैं ना। आपकी कौम जो है, आपका ये आप कहते हैं वेलफेयर की बात है, कौम का बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप ये जो बड़े मालदार लोग हैं जिन्होंने सोने का नवाला तो नहीं खा सकते ना, मतलब खाना तो रोटी है। जी जी, सबने रोटी खानी है, खरबों रुपया लेके बैठे हुए हैं, इन सारों को काश ही के ये देख कम फॉरवर्ड। और अच्छा मदनी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप एंटी नार्कोटिक्स फोर्स से जो है वो आप रिलेट हैं, आप जो है सीनियर मेंबर हैं, आप इसको प्रॉपर देख रहे हैं, अभी आपने इसमें क्या नई जो है वो चीज़ें की हैं, तब्दीली क्या लेकर आए हैं, ये फोर्स अब काम कैसे कर रही है? देखिए, गुजारिश है कि मैं चूँकि पंजाब गवर्नमेंट का भी तर्जुमान हूँ और पीटीआई का एक वर्कर होने के नाते, इमरान खान साहब हैं या बाकी जो जितने भी हमारे एदी साहब हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ा एक खैर खाई का और अल्लाह वास्ते का काम है। प्रॉब्लम इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारे माशरे में एक डिप्रेशन है। मैं भी आपसे अर्ज यही कर रहा था कि मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है मुख्तलिफ मसाइल की वजह से डिप्रेशन का शिकार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मदनी, ये हम पाकिस्तान इस वक्त जो है डिप्रेशन में उन ममालिक की सफ में शामिल हैं कि जिनमें जो है वो टॉप ममालिक आते हैं, और यहाँ डिप्रेशन इस कदर बढ़ गया हुआ है कि लोगों को एक रोटी की जो है ना वो फिक्र ने इस कदर बीमार कर दिया जहनी तौर पे कि वो शायद अपने सही काम भी सरअंजाम नहीं दे पा रहे। हाँ। अच्छा, इसकी वजह है, इसकी 2-3 बड़ी वजह है ना, आप साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा समझते हैं। एक तो ये है कि हमारा जो डिप्रेशन इंड्यूस किया गया है मुख्तलिफ मसाइल की वजह से, हमने एक तो सादगी तर्क कर दी, उसकी वजह से गैर ज़रूरी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेते हैं। दूसरा, ये जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए माशरे के अंदर, एक सोशल जस्टिस होना चाहिए जिसकी वजह से एक वेलफेयर स्टेट वजूद में आती है, हम उसको यकसर जो है वो सब ने मिलकर सबोताज किया। किसी का थोड़ा कसूर है, हम में से किसी का ज्यादा कसूर है, सब इंडिविजुअल इसमें, और इसमें जितना ज्यादा जिसके पास बावसाइल है या दूसरा है वो उतना ही जिम्मेदारी आयद होती है। आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान का भी, बाकी जब मुल्कों का भी है मसला, पाकिस्तान का एक बड़ा मसला ये है, यहाँ का माजरत के साथ जो बावसाइल तबका है वो ज्यादा बेहिस है। जितना जिसके पास ज्यादा पैसा है, मैंने देखा वो उतना बेहिस हो जाता है। हमारे पास आज गंदम अपना फसल उगाने के हमारे पास जराए नहीं है, पानी हमारा शॉर्ट होता जा रहा है। लाहौर के अंदर अगले 5 साल के बाद ज़ेरे ज़मीन पानी नहीं होगा पीने के लिए, फिर क्या करेंगे, हम किस तरह रहेंगे? और इसके लिए हमें सारे काम करने के लिए वसाइल की जरूरत है। सही। वसाइल जो है, मैं वो ही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे 5-10% लोगों के पास ज्यादा वसाइल है। पाकिस्तान मसाइल का गढ़ बन गया है, वसाइल तो जो है वो इसके लिए देखिए, हमारा अगर बच्चा बच्ची भूखा मर रहा है, कपड़े नहीं है उसके पास, हम उसके लिए सारा कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। तो मतलब हमारा बावसाइल तबके को ये एहसास करना चाहिए कि हम में से ऐसे ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो अकेला पाकिस्तान के लिए एक डैम बना सकते हैं। जी, बना सकते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर आज ये सारे के सारे जो पाकिस्तान में बड़ा अपने आप को क्लेम करते हैं, ये सारे के सारे बावसाइल लोग, अल्लाह करे इनको हिदायत आ जाए, ये सारे मिल जाए। कोविड की सिचुएशन में जहां ये तीसरी खतरनाक तरीन लहर से हम इस टाइम पाकिस्तान में गुजर रहे हैं और जहां बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, सबसे खतरनाक जो चीज आ गई है, आप यकीन करें कि मैं जब वो डॉक्टर्स के साथ बात
करती हूँ, हमारा तमाम डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्ट रहता है, ज़ाहिरी बात है, तो वो मेरे शोज़ में भी आते रहते हैं, मेरी वैसे भी बातचीत चलती है कि 15-20 बच्चे जो हैं वो इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद हैं कोविड के, डॉक्टर साहबा, और 2-3 बच्चों की डेथ हो चुकी है। ये मतलब हमारे पास जो है वो ये प्रॉब्लम चल रही है, हम कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें हर चीज़ हुकूमत ने नहीं करनी, मैं ये कहती हूँ कि कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारी भी तो है। आपने मास्क खुद वेयर करना है, आपने सैनिटाइजर खुद अपने पास रखना है। हम यहाँ बैठते हैं, हमारे पास हमारा मास्क भी अवेलेबल है, सैनिटाइजर भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई नहीं होता। और मैं जब यहाँ से जो है वो निकलती हूँ तो मुझे ये नहीं होता कि मुझे अपनी जान की फिक्र है, मुझे अपने उन पूरे तमाम घर वालों की जान की फिक्र है कि अगर खुदा ना खास्ता मैं कैरियर बन गई तो और सारे लोगों का क्या कसूर है। इस वजह से हम बहुत एहतियात के साथ ये प्रोग्राम आपके सामने जो है वो पेश करते हैं। हमारे गेस्ट बहुत जो है वो SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो है वो बैठते हैं, इसीलिए हम एक गेस्ट के साथ प्रोग्राम करते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो हालात चल रहे हैं, वैक्सीनेशन भी मौजूद है, 60 से ऊपर लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे। अब तो इसके साथ रहना पड़ेगा। देखिए, आपकी बात सही है, और एक ये भी हमें देखना चाहिए, हमारी 60% जो आबादी है वो तो खते गुर्बत से नीचे रहती है। 100 रुपया उनके लिए ख्वाब होता है सारे दिन का कमाना, ऐसा ही है। और सारे ज्यादातर मेहनत का है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि असल में हमारे बावसाइल तबके को एहसास करना पड़ेगा। ये किसी जगह पर भी है, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ पार्टीज में बिखरे हैं, सियासी गैर सियासी हैं, मतलब हर जगह पर है ना, बावसाइल लोग हैं। इन लोगों को एहसास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारों को मिलके अगर आज का निजाम राइज करना होगा ना, आज हम अल्लाह करे हम सबको हिदायत है, आज हम इस चीज पे अगर आमादा हो जाएं कि, और खुसूसन जो बावसाइल लोग हैं, बाअसर लोग हैं, वो सारे के सारे इक्का कर लें कि हमने शाम से पहले पाकिस्तान ठीक करना है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाएगी शाम से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ सोच ये बेहिसी है, ये सोच की नहीं, ये बेहिसी है, ये जुल्म है जो हम सब कर रहे हैं। और अल्लाह का, और मैं अल्लाह ताला से रहमत करके मैं बात करता हूँ, ये हम सब मुजरिम हैं, हम सबको भुगतना पड़ेगा। जिसके पास पैसा है उसके पास परेशानी ज्यादा है, पैसा लूटा है। मैं इस तरह के बेशुमार लोगों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेता किसी का, मगर पैसा लूटा है, और हम सब जानते हैं सुकून नाम की चीज नहीं है। हम सब पैसा इकट्ठा करते हैं सुकून के लिए, घर बनाते हैं सुकून के लिए। उसका क्या फायदा है जब अल्लाह की मखलूक भी तकलीफ में और हम भी तकलीफ में। हमने अपने घरों को जन्नत बना लिया, लेकिन जन्नत में घर कैसे बनना है, कौन सा घर जन्नत में है, कौन सा घर जन्नत है? ये तो ऐसी मतलब ब्रिक्स की वो दीवार है ना जी, कंक्रीट क्या है, उसमें कौन सी जन्नत है? आपस में हम जानवरों की तरह लड़ते हैं ना, लगा लिए वहां पे, उनको प्लांटेशन करवा दिए, ज़ाहिरी तौर पे जन्नत है, सुकून है नहीं। हमने लोगों के जो देना है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लोगों को भी जानती हूँ मदनी, कि जो लोग इतने कॉन्शियस हैं कि वो अपने घर के सादे फर्श पे चलना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं ये भी वुड फ्लोर होगा, पूरे फर्श उखड़वा देते हैं और नए बनवाए जाते हैं कि जी वुड फ्लोर जो है वो हमें चाहिए, हमारे बच्चे ना स्लिप हो जाएं, कहीं उनको चोट ना लग जाए। ये तो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो हमारे नजरिए हैं। वो जो हम फर्श बनाने पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम किसी को देने का नाम नहीं है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हम अपने घरों को जन्नत बना रहे हैं। जन्नत में घर बनाने का हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बनती भी नहीं है ना, बनती भी नहीं। देखें, बनेगी कहाँ? बात ये है कि जब आप मुआशरे में इतनी डिस्पैरिटी क्रिएट करते हैं कि एक तरफ तो सारा कुछ मौजूद है, दूसरी तरफ अक्सरियत जो है उसके पास खाने को रोटी नहीं है, तो वहां पर कभी सुकून नहीं हो सकता। खींचा तानी रहती है, चोरियां चकारियां और मुख्तलिफ किस्म की मसाइल होते हैं। औरत बेचारी माजरत के साथ, मतलब कि औरत बेचारी के पास तो ये भी ऑप्शन नहीं होती, वो करप्शन नहीं कर सकती, बंदूक उठा के लूट मार नहीं कर सकती, वो क्या कर सकती है? उस बेचारी के पास एक ऑप्शन होता है और फिर सारा मुआशरा उसी के ऊपर उंगली उठाता है। देखिए, ये एक बड़ा क्रूअल फैक्ट है। जब तक हम सब मिल के एहसास नहीं करेंगे, अपने अपने हिस्से की शमा नहीं जलाएंगे, हमारा मुआशरा कभी सुकून में नहीं आ सकता। ये खींचातानी रहेगी, लूट मार का बाजार गर्म रहेगा, और कभी वेलफेयर सोसाइटी नहीं बन सकेगी। और दूसरी बात ये कि हम कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड नहीं करवाते। हमें जो कंप्लेन हो, हमारे इलाके में जो कंप्लेन हो, अब हम जो है ना वो थक हार के बैठ गए हैं कि जितनी मर्जी कंप्लेंट्स कर लो, कोई सुनने वाला नहीं है। आप ये देखिए कि यहाँ पे आपके ऐसे टीवी प्रोग्राम्स शुरू हो चुके हैं, ऐसी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं जहाँ पे आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं। हम आपको कहते हैं कि भाई आपकी कोई कंप्लेन हो तो आप हमें जो है वो कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब पर जाकर जो है वो वहाँ लिख सकते हैं। तो इतने सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्यों नहीं होता?
जब आप किसी जगह पर पहुंचेंगे, किसी बात और शख्सियत के पास जो है वो पहुंचेंगे, तो वहां तक जो है वो काम होते हैं, क्यों नहीं होते? ऐसा नहीं है, सोच तब्दील करें अपनी। उसमें बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये एक फैक्टर है। इसके अलावा 2 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि लोगों के वसाइल ही नहीं है ना जी। अगर वो गरीब आदमी है, वो बेचारा मतलब और लंबे कामों में पड़ेगा तो वो मसला हो जाएगा। मतलब मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो हम देखते हैं लोगों के। वो आज ही एक मुझे बड़ा अजीब सा मसला मैंने देखा, तो वो पर मतलब शिकायत करने के काबिल नहीं थे। वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो नहीं करते, वो बेचारे चुप कर जाते हैं, सब्र कर जाते हैं। ये हमें, ये सारे मुआशरे को, हमारे लिए जो हम देखते हैं, बाहर निकलते हैं, हम लोगों के हालात देखते हैं, हम सारों को जो है ना अपने अपने हिस्से की शमा जलानी पड़ेगी। इसके बगैर हमारे पास कोई नहीं है ऑप्शन, कोई चारा नहीं है। बिल्कुल और एहसास करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की भी विल है और वो कोशिश कर रही है, और इसके अलावा मुखय्यर हजरात हैं जो हमें उनको भी जो है ना आगे लाना पड़ेगा। बेहतर लोग जो हैं, जिस महकमे में भी हैं, मीडिया के लोग हैं, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे दूसरी जगह पर है, और खुसूसन हमारे सरकारी मुलाजमीन को भी मैं बड़े एहतराम से कहता हूँ कि लोगों की तकलीफें जो है वो हम जिस तरह से महसूस करनी चाहिए, हम सब नहीं महसूस कर पा रहे। कसम से हम एक बात करते हैं कि ये जो सरकार के पैसों पर और जो अवाम के पैसों पर जो है वो चीज़ें और ये सब चीज़ें ले रहे हैं। कोविड की सिचुएशन है, हालात है, सरकारी मुलाजिम घर भी बैठ जाए तो उसको पता है कि उसको सैलरी मिलनी है। प्राइवेट मुलाजमीन का क्या कि जिनको घर बैठा दिया गया है और जो है 50% जो है वो पे जो है वो लोग आ गए हैं, वहाँ पर उन लोगों के जो है वो मामलात और हालात ज़िंदगी जो है वो कैसे चलेंगे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जब तक आप अपना पूरा प्रॉपर जो है वो टाइम नहीं देते, आपको पूरी सैलरी नहीं दी जाती, आपके काम की सैलरी दी जाएगी। गवर्नमेंट में तो मौजें लगी हुई हैं, लोगों की गाड़ियां मिली हुई हैं, फ्यूल मिले हुए हैं, जो है वो घर के रेंट मिल रहे हैं ऑफिसर्स को, और वो जो है वो किसी की बात सुनने के रवादार नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पता है कि महीना आएगा, इधर पहली चढ़ेगी और इधर ठक करके उनके अकाउंट में जो है वो पैसे आ जाएंगे, वो घर में बैठे हुए जो है वो मौजें मारेंगे। तो ये देखें ना, ये सिस्टम तो नहीं है। ये सिस्टम तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जो एक मजदूर है, जो एक बेचारा डेली वेजेस पे जो है वो काम कर रहा है। इनके भी तनख्वाहें रोकी जाए, अगर कोविड की सिचुएशन और हालात है, इनकी भी डिडक्शन जो है वो की जाए, इनको भी उतने ही पैसे दिए जाए जितने एक मजदूर को जो है वो मिलते हैं, फिर ये काम करेंगे। ऐसे नहीं काम करेंगे। बिल्कुल सही है, और ये मैं समझता हूँ ये अक्सरियत की ज़ुबान है। मैं आपको तहसीन पेश करता हूँ कि मतलब ये अक्सरियत की दिल की आवाज़ है, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की भी यही है। इमरान खान साहब ने पब्लिकली भी ये बात की है, और हम भी ये करते हैं कि मतलब हम लोगों की तकलीफ महसूस करते हैं। और इसमें जो है सारे के सारे सरकारी मुलाजमीन भी जो है वो नहीं है इस तरह के। मैं समझता हूँ लूजली 50% जो है 50% लोग जो हैं उनको खुद भी एहसास करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी अपनी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूव करें सूरत हाल, क्योंकि हमारा 70 सालों में हम सब ने बिगाड़ पैदा किया है यहाँ पर। जो एथिक्स का बेड़ा गर्क हमने सब ने मिलकर किया है। किसी की थोड़ी जिम्मेदारी है, किसी की ज़्यादा है। जिसके पास ज़्यादा इख्तियार रहा है उसके उतनी जिम्मेदारी मतलब जनरली स्पीकिंग वो होती है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अब माशरा बदल चुका है, लोगों के अंदर अवेयरनेस का लेवल और है। आपकी 60% नौजवान नस्ल है पूरी आबादी का, ये एनर्जेटिक तबका है। अगर आप इनको पॉजिटिविटी की तरफ पुश करेंगे तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है फ्लरिश करेगा, अक़वाम आलम में लीड करेगा। कि एक बहुत बड़ा हमारी आपने यंगस्टर्स को बहुत रिप्रेजेंट किया है। हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। इस वक्त में हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो पढ़ने की बजाय, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस तो हो गए बंद, यूनिवर्सिटीज़ तो हो गई बंद, बहुत कम जो है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन पर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास ऐसे गैजेट्स नहीं हैं कि वो ऑनलाइन जो है अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि जाहिर है कि जो जिस तरह के हमारे हालात हैं और जिस तरह की हमारी आबादी का जो 80% लोग जो हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वहाँ पर जो है वो मुश्किलात आ रही हैं। तालीम का म्यार आप देख लें, आप एजुकेशन लेवल का जो है वो ये सेटअप देख लें, आप जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट्स देख लें, आप और चीज़ें देख लें, हर जगह पे लोगों को प्रॉब्लम और परेशानी क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा माशरा बढ़ता चला जा रहा है, रोज़ ब रोज़ जो है वो हमारी आबादी में इजाफा होता चला जा रहा है। पहले ही ऑलरेडी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल नहीं है हमारे पास। इतने वसाइल कहाँ से लेकर आएंगे कि इतनी आबादी को जो है वो आप सेटल करते फिरें? तो इसलिए हर बंदे को, आप वाली ही बात दोहरा रही हूँ कि इंडिविजुअल अपना किरदार अदा करना होगा। आप अपने इलाके में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिकली उनकी हेल्प करें।
یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جو حکومت پہ چھوڑ دی جائے کہ حکومت آ کے ان کو دے تو یہ جو ہے وہ اپنا کھانا پینا کریں گے. کیوں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھو؟ اسی لیے کہ جب ایک ہمسایہ دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دے گا تو کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی آبادی کسی بھی سوسائٹی میں ایسے لوگ نہیں رہیں گے کہ جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی ہمیں کمی ملتی ہے. کیا ہے؟ ہم نے اویئرنیس نہیں تھی, ہم تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں, ایک بڑی مشینری جو اسٹیٹ کی ہوتی ہے وہ جس میں کوئی شک نہیں گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے رول آف لا کو امپلیمنٹ کرانا اور جو غلط چیزیں ہیں ان کو روکا جائے اور بہتر چیزیں کو پروموٹ کیا جائے. تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ول ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. لیکن اگر ایک بندہ دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دے تو شاید یہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ بھی تھوڑی کم ہو جائے. یہ جو اب اور اگر کہا جائے کہ عام آدمی کچھ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے جواب ہے عبدالستار ایدھی صاحب, اللہ جنت نصیب کرے. انہوں نے کس سے کہا کہ میری ہیلپ کرو؟ صفر سے سٹارٹ کیا اس بندے نے, اور آج اس آرگنائزیشن کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر برانچز ہیں اور ہیلی کاپٹرز ہیں اس کے پاس. ورلڈ کا بڑا جو ہے ایمبولینس سسٹم ہے, جانوروں کے ہسپتال ہیں, اولڈ ایج بینیفٹ ہوم ہے. یہ نیت کی بات ہے نا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہم سب کو جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. گم ہو جائے, کسی کا اپنا پیارا جو ہے وہ بچھڑ جائے تو وہ عیدی سینٹر جو ہے وہ اگر کوئی بچہ کسی کو ملے, کوئی خاتون ایسی ملے تو وہ عیدی سینٹر چھوڑ آتے ہیں. کیوں؟ بالکل. یہ دیکھیں, یہ ہم سب کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ ہم سب کر سکتے ہیں. اور یہ تبھی جنت بنے گی, یہ معاشرہ ہمارا دنیا بنے گی کہ ہم سب اپنے اپنا, میں بار بار وہ یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں, آؤٹ آف دی گورنمنٹ لوگ ہیں, یہ سب کو احساس کرنا پڑے گا. اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں. اچھا مدی, گھر میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے بہن بھائی, آپ کے اور لوگ, کہ گھر میں اگر کوئی کام کرنا ہو, کوئی ٹیبل پہ پلیٹیں وغیرہ سیٹ کرنی ہو تو ایک دوسرے کا حال دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اٹھ کے کر دے تو زیادہ بہتر ہے. انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اٹھوں, نہیں میں نہیں اٹھ رہا, یہ اٹھ کے کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب یہاں پر بھی وہی حالات ہیں. آپ کسی بھی شعبے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, وہ کہتا ہے یار میں کام کروں, اچھا وہ فلانا بندہ کام کر دے تو زیادہ بہتر ہے. ہم ایک دوسرے کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, خود سے ہم انڈیویجول کسی کا کام کرنے کے جو ہے وہ لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں. اب جیسے ہم کہیں جا رہے ہوں گے, آپ میری رسائی آپ تک ہے یا آپ کی رسائی آگے تک ہے, تو آپ کسی کو کہہ دیں کہ ہاں جی اگر آپ کا یہ کام نہیں ہوتا تو ہم آپ کا یہ کام کروا دیتے ہیں. یہ دو لفظ بولنے میں آپ اس کی کتنی ڈھارس بنا دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کے پاس اتنی پاور ہے بھی کہ آپ کام کر سکتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے منہ ہلانے سے اگر کسی کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم کیوں نہیں حل کرنا چاہتے؟ کیونکہ ہمارے اندر سوچ نہیں ہے اچھا کرنے کی, برا کرنے کی سوچ جنم لے چکی ہے کہ فلاں کا جو ہے وہ لیگ پولنگ سٹارٹ کر دو, فلاں کو یہ کر دو, فلاں کو وہ کر دو. اس میں اویئرنیس بہت ضروری ہے. وہی آپ کی ڈپریشن والی بات آ جاتی ہے کہ آج ہم ڈپریس اسی لیے ہیں کیونکہ آج ہم ہر کسی سے امپریس ہیں. ہم اپنی ذات سے امپریشن ہم نے چھوڑ دیا ہے, اپنی ذات کے ساتھ رہنا ہم نے چھوڑ دیا. اچھا, اس میں دو فیکٹرز ہیں میں جو آپ کو عرض کروں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو رائٹ فرام چائلڈہڈ, ایک اسکالر کی سیئنگ ہے کہ میں فرسٹ 5 years آف اے چائلڈ آئی ول میک اٹ واٹ ایور یو وانٹ. یعنی جب ہم عام طور پہ بچے کی تربیت میں شروع میں بڑا ہو جائے گا آپ ہی سیکھ جائے گا, یہ ہماری لیکنگ ہوتی ہے. بچپن سے ان کی ٹریننگ کی جائے کہ بیٹے ایک دوسرے کا احساس کریں, دوسروں کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھا جائے. ایک یہاں سے آپ بنیاد رکھیں, اور دوسرا اوپر جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں فالو ان کو کیا جاتا ہے. آپ کے پولیٹیشنز ہیں وہ اسٹال بارڈس ہوتے ہیں جن کو لوگ کرتے ہیں. ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے پشاوری چپل پہننی شروع کی, بالکل آبسولیٹ تھا, جاہلوں کا یہ سمجھا جاتا تھا. معذرت کے صاحب وہ سب پہنتے ہیں جی, میں بھی پہنتا ہوں, باقی سب پہنتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب ایک سیلیبریٹی ہیں انٹرنیشنل اور ان کا فالو کرتے ہیں. تو لہٰذا جو ٹرینڈز وہ بات کرتے ہیں یا جو بھی ہے وہ قوم فالو کرتی ہے, سیلیبریٹیز کو, رولرز کو فالو کرتی ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے آپ کے جو علماء ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, ان کو آئیڈلائز کرتا ہے زیادہ تر اسٹوڈنٹس. ان کے ذریعے ہمیں جو پازیٹیو بات ہے وہ اسپریڈ آؤٹ کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمیں اکثر سنا ہے بڑوں سے کہ پرانے زمانے دے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز بہت زبردست ہوں سن, وہ قربانی دیں سن اور بڑے شفاف ہوں سن. آج کل وہ کم ہی ہے. مطلب یہ ہمیں ریوائیو کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی جو پرانی اچھی چیزیں ہیں ان کو ریوائیو کرنا پڑے گا. کل ہم گئے مثلا نارکوٹکس کنٹرول کے حوالے سے, ہم کھاڑا تھا
शालीमार बाग के पास, तो वो पुराना अखाड़ा रवायती था 50 साल का। अच्छा। उनके हालात में देख के उनको कहा तो नहीं, मगर मुझे अफसोस हुआ कि हम इस तरह की जो हमारी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, जो डिप्रेशन बीट करती हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करती हैं, हमें अपने कॉलेजेस स्कूलों में हमें अपने लड़के लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, पार्क्स को आबाद करना पड़ेगा, तब ही हॉस्पिटल वीरान होंगे। तो इस तरह की जो सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी हमें रिवाइव करनी पड़ेंगी, और वो कर रहे हैं। हम सबको इस पे अगेन वही के जोर लगाना पड़ेगा, और ये इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ बेहतर होंगी। लोग नशे से भी, जो आप बात कर रही थी, नशे से भी दूर हटेंगे। इतने पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां नशे की लत में इस वक्त जो है वो उसका शिकार हैं कि माँ बाप जो है वो डरते सहमते लोगों को बता भी नहीं सकते कि हमारा बच्चा जो है वो क्या नशा करता है। और ये नशा इस कदर आम हो चुका है कि इन्हें बेचने वालों के बारे में तमाम आगाही जो है वो पुलिस के पास भी और तमाम लोगों के पास मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इन्हें पकड़ लिया जाता है और बाद में ये बच के जो है वो निकल जाते हैं और फिर कहीं और अपना जो है वो गढ़ बना लेते हैं और कहीं और ये सप्लाई जो है वो शुरू हो जाती है। इस पर कोई आप लोगों ने कवानीन सेट नहीं किए हुए, ये किस तरह छूट जाते हैं? देखें, ये आपकी बात सही है, और मंशियात का जो एक तो वो लोग हैं जो कि बड़े पैमाने पे यहाँ सप्लाई करते हैं, डिमांड होती है उनके पास, और वो इधर उधर से लेकर बड़े पैमाने पे काम करते हैं। असल में जो है उनको पकड़ने की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो कि अपने माली फ़ायदे के लिए पाकिस्तान पूरे का बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमले की तरह का और फिर वो नशा करने वाले बच्चे जो हैं वो भी ये चीज़ें सप्लाई करना शुरू हो जाते हैं पैसों के लालच में। और मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान पे हमले से भी इवन के ज़्यादा है कि आपको अंदर से ही खोखला करके मार देते हैं आपकी इकोनॉमी को। अब उस पर हमें समझने की ज़रूरत है कि लोग नशा करते क्यों हैं। जो मैंने थोड़ा सा मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल और बाकी यहाँ रह के आपने जो ऑब्जर्व किया, और मैं चूंकि फार्मासिस्ट भी हूँ, लॉयर भी हूँ, तो मैं ये समझता हूँ एक तो ये माशरे के अंदर इंड्यूस्ड डिप्रेशन जो है उसको बीट करने के लिए लोग उसका हल नहीं कर सकते, बेचारे गरीब हैं ज्यादातर लोग, या तो वो उसका हल तलाश करते हुए थक जाते हैं, तो उसकी बजाय शॉर्ट रिफ्यूज जो है एक फॉल्स पैराडाइज में लेने के लिए वो मंशियात की तरफ चले जाते हैं कि सुकून आवर अद्वियात ले लें कि हम असल मसले को तो हल नहीं कर पा रहे। आप यहाँ तक जिम्मेदार मैं हूँ, जिम्मेदार आप हैं, पाकिस्तान पूरा है, जितने बड़ा जिसके पास होता है वो उतना जिम्मेदार है। वो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये मदनी औरतों की बात तो बाद में आती है, पहले तो जिम्मेदार आपके अपने घर वाले हैं। बिल्कुल है, जिन्होंने उन बच्चों पर तवज्जो ही नहीं दी कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने आपको पहला फैक्टर गिराया है ना। दूसरा फैक्टर बाहर की जिम्मेदारी तो बाद में आएगी, पहले तो घर के जिम्मेदार हैं। दूसरा फैक्टर वालिदैन हैं जिनकी तरबियत में प्रॉब्लम होती है। वो अगर बच्चे उनको उसी तरह की तरबियत शो करते हैं तो वो फिर उनको गालियां देते हैं कि ये बच्चे हमारे नाफरमान हैं। हाँ। इसलिए वालिदैन को भी मैं आपको अर्ज करता हूँ, उनको भी गिरेबान में झांकी मारनी चाहिए। यहाँ पे तरबियत हम देना शुरू करते हैं 15 साल के बाद। भाई वो जो 15 साल उसने अपनी जिंदगी के बच्चे ने गुजार लिया, असल में तो तरबियत का वो टाइम था। वो तरबियत की भी सुन लें, उस तरबियत का भी बज़ाहिर बहुत ज्यादा अगर हम छलांग मारते हैं, वो कहते हैं जी बहुत अच्छे बात करनी है, सच बोल रहे हैं, गलत नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, मगर बच्चा जूं समझदार होता है वो देखता है भाई मैंने जो सीखा उससे तो हमारे वालिदैन भी और टीचर्स भी जो है वो उसे उल्ट अमल करते हैं, वो जुल्म करते हैं, वो 2 नंबरी करते हैं, मुनाफकत करते हैं। तो भाई मैं वो यहाँ तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, उनको रिटेलिएट करता है, या फिर वो खुद वो तो वहीं से बच्चे ने सीख लिया ना, जहाँ पर आपसे कोई उधार पैसे मांगने आया या किसी के आपने पैसे देने हैं और कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई जो है वो दूध वाला बाहर खड़ा हुआ, आप बच्चे को कहलवा देते हैं महसूस करता है कि मेरे बड़े तो खुद जो है जुल्म के निजाम के हमारी हैं, उसके दस्तों बाजू हैं, तो वो बच्चा फिर वो थोड़ी देर के बाद वो उसी तरह अपने आप को रंग में शुरू कर देता है, और फिर बच्चा वालिदैन के साथ वही करता है जो कि वो उसने सीखा होता है, और फिर वालिदैन रोते हैं जी कि हमारा बच्चा तो नाफरमान है, उसने ये नहीं किया, उसने हमारे से ये कर दिया। तो ये मोस्टली जो बच्चा होता है खेती की तरह होता है। हाँ। जो आप बीज उसमें फेंकते हैं वो ही उगाता है, वही उगाता। आपने अगर वहां पर चना फेंका है तो वो किस तरह जो है गंदम उग सकती है। तो मतलब ये हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि, और मैं आपको एक अर्ज करूं
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जो उनकी नबूवत का एक निशानी थी वो ये थी कि आप सल्लम की तरफ नौजवान तबका ज्यादा माइल होगा, क्योंकि ये सेंसिटिव तबका होता है, ये चेंज को ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। आप देख लीजिए पीटीआई का भी एक बड़ा फैक्टर यही है। और कभी भी मुआशरे में जब तब्दीली आती है तो ये आप जिस तरह कह रही थी नौजवान उसको रिस्पॉन्ड करते हैं या गरीब तबका करता है। तो हमने उस तबके के साथ जो अगर बड़े जितने भी बड़े सुन रहे हैं, एक दफ़ा वो अपने आप को अकेले बैठ के सोचें कि क्या उन्होंने वो उस नौजवान नस्ल के साथ वो सलूक किया है जो करना चाहिए था, जिस तरह से हमने बात की। अच्छा, मैं उनके मुताबिक आके चलना पड़ेगा। अब हमें माँ बाप को ये समझ जाना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के मुताबिक आके चलना पड़ेगा, वरना हम बगैर मुताबिक अगर उनके चलेंगे तो हम उनको नहीं चला सकते। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और 15 साल के बाद आप बच्चे पर जब ज़बरदस्ती शुरू करते हैं, उसको सिखाना शुरू करते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ अपने दोस्तों के हाथ में होता है। आप उसे अपने हाथ से निकाल चुके होते हैं। आपके पास जो उम्र है वो 3 साल से लेके, और यहाँ पर तो माशाल्लाह 2 साल के बच्चे बड़े जो है वो एक्टिव हैं, तो 2 साल से लेके आप 15 साल तक जो बच्चे को दे रहे हैं, अपने घर का जो माहौल दे रहे हैं, वो बच्चा वही ऑब्जर्व कर रहा है। अगर माँ बाप आपस में लड़ते होंगे तो बच्चा टेंशन और डिप्रेशन में आके नशे की तरफ जाएगा, और 15 साल के बाद वो प्रॉपर जो है वो एक नशे की लत में जो है वो पड़ जाएगा। ये हमारे रवैये हैं जो हमें नशे की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, सही है आपकी बात ये, मगर मैं आपको अर्ज करूं कि अगेन वही कि आपकी तरबियत का फ़र्क होता है। आप अगर बच्चों को कह कुछ रहे हैं, कर अमली तौर पे कुछ रहे हैं, तो फिर वो बच्चे के अंदर आएगा। और एक कानून बहुत जरूरी है। हाँ, हमने जो है हर तरह का माहौल रहा है, हमें कोई हम पे पाबंदी नहीं थी या कुछ था, यूनिवर्सिटी के हॉस्टलाइट्स और दूसरे, हमने कभी भी अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा इस तरह का गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी हो या आसपास वालों को हो। वजह क्या थी? आपका ब्रॉट अप, आपकी तरबियत है जी, या जो आपने पॉजिटिविटी आपके अंदर है, वो आपका वो सारा कुछ काउंट करता है। तो हमें मुआशरे को सिर्फ उन लोग जो कि नशा करते हैं या मुख्तलिफ और बीमारियों में हैं या प्रॉब्लम्स में हैं, उनको सिर्फ नफरत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं मदनी? नशा करने वालों को हम मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करवाने चले जाते हैं जी। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमारे पास नहीं है जहां पर इन जो है वो नशा करने वाले लोगों का जो है वो इलाज किया जाता है, और अगर हैं तो वो इतने महंगे हैं, इतना पैसा लगता है कि जब तक उनके बच्चा जो है वो ठीक होकर बाहर निकलता है तब तक जो है वो माँ बाप की पूरी जमा पूंजी जो है वो उस पर खर्च हो चुकी है। मैं आपको अर्ज करूँ, आप माशाल्लाह मेडिकल समझती हैं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो इसका ना जी कोई हल नहीं। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को नशा या खुसूसन सिगरेट्स का जो है वो छुड़वाया। उसके हल क्या है? एक तो ये है विल उसके अंदर डेवलप करें, सारे घर वाले या दोस्त अहबाब विल करें, बार बार उसको कहें। दूसरा ये है कि बंदा अंदर से कमजोर हो चुका होता है, जाहिर है। ये एकदम से छोड़ते हैं, आपको भी पता है, वो उसका बहुत ज्यादा वापस रिटेलिएट करते हैं, बॉडी के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीमार हो जाते हैं। ये स्टेप वाइज छोड़ना होता है, और विल बार बार घर वालों को बनाने की जरूरत होती है कि तुम कर सकते हो, तुम पॉजिटिव हो, तुम पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। जो सिगरेट है मसलन, मैंने छोटा सा ये काम किया, उनको कुछ तो दोस्तों ने उनकी ज्यादा स्ट्रांग विल थी और एज सच उन्होंने छोड़ दिया, कुछ इवेंचुअली छोड़ते हैं, 10 है, 9, 8, 7 इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता वो करते करते एक दिन वो छोड़ देते हैं। तो लिहाजा ये मनशियात हैं, ये किसी चीज का हल नहीं है। मैंने डिप्रेशन में लोगों को सिगरेट पीते हुए देखा है, सिगरेट पे सिगरेट पीते रहेंगे, सिगरेट पे सिगरेट पीते रहेंगे। और जो नशे के आदी लोग होते हैं वो भी डिप्रेशन में ऐसे काम जो है वो करते हैं। लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट बहुत कम हो चुका है, दोस्त नाम सिर्फ दोस्त रह गया है। आज दोस्त हमें नजर नहीं आता। हमारे माँ बाप का जो एक तवज्जो और तरबियत का एक एलिमेंट जो था, आज हम उस तरबियत से भी कहीं दूर जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये मदनी जो चीजें मिसिंग है ना, ये हमें खुद भी ठीक करनी है। बिल्कुल हर चीज की जिम्मेदार जो है वो कोई रियासत या हुकूमत नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं तालीम और तरबियत में, आपके माँ बाप का, आपके बहन भाइयों का, आपके दोस्तों का बड़ा अमल दखल है। मौला अली का कॉल है कि अगर तुमने किसी को जांचना और परखना हो, उसके दोस्त देख लो। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। एक बुनियादी गलतफहमी, हमारी जो सोसाइटी में बुनियादी गलतफहमी है, इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है, और ये मतलब हम सब की जिम्मेदारी है।
हमारा दोस्त हमारे क्यों मुखलिस नहीं है, हमारे वालिदैन क्यों मुखलिस नहीं है, हमारे फैमिली के मेंबर्स क्यों मुखलिस नहीं है, हमारे रूलर्स मुखलिस नहीं है, हमारा हर तबका ही मुखलिस नहीं है ना। मतलब किसी जगह पर चाहते हुए किसी जगह ना चाहते हुए मुखलिस नहीं है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारा मुआशरा मटीरियलिस्टिक हो गया। हम कहने को अल्लाह को पूजते हैं मगर अमली तौर पे हम पैसे को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबके ज़हन में ये बैठ गया है फॉर्चुनेटली, ये डेलिबरेटली अनडेलिबरेटली, कि ये पैसा ही जो है हमें सुकून का बायस है। जबकि आप देख लीजिए हालात और नताइज इसके बरक्स हैं। हम सबको समझने की और एजुकेट करने की जरूरत है कि हम आसानियां बांटेंगे तो सुकून मिलेगा, अल्लाह को मानते हैं, पैसा अल्लाह की राह में लगेगा तो सुकून होगा। हम किसी के साथ वफा करेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। हम अगर 2 नंबरी करेंगे, हर दोस्त दूसरे को डिच करने के चक्कर में पड़ा होता है, हर बंदा जो है अगले बंदे से नाजायज मुनाफा खींचने के चक्कर में पड़ा होता है। वजह यह है हम ये यकीन कर बैठे हैं कि 2 नंबरी में ही सुकून है, जबकि द सिचुएशन इज अदरवाइज। ये हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि आप देख लीजिए हिस्टोरिकली जिसने लूटा है, जिसने, वो किसी जगह पर भी है, वो खुश नहीं है। अल्लाह की मखलूक के पास पैसा उसके पास आ गया, सुकून और खुशी नहीं आती, और सारा कुछ आप सुकून और खुशी के लिए करते हैं। तो लिहाजा उस पैसे को आग लगानी है। जब आप उस पैसे को, आप ये एक्सपेरिमेंट भी करके आप में से देखें, मेरा चैलेंज है कि ये, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब आप अल्लाह की मखलूक पे बेलौस आप खर्च करते हैं, सुकून वहां आता है, वो चाहे आप 1 रुपया खर्च करें, चाहे आप 1 अरब रुपया कमाल की बात है, बिल्कुल ऐसा ही। बुनियादी ये समझने की जरूरत है, हमें ये अवेयरनेस देने की जरूरत है कि असल मसला ये है हमारी सोसाइटी का। हमने अपना सुकून गारत इसलिए किया है क्योंकि हम समझते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, हमें पैसा मैक्सिमम खींचना है, अगले बंदे का सांस भी खींचना है। ऐसा ही है, ये हम सबका प्रॉब्लम है जब तक। और प्रॉब्लम क्या है, मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि मुझे बड़ा उस दिन दुख हुआ आज वो कहते हैं जी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का बच्चा भी जालिम, यहाँ का अमीर भी जालिम, गरीब भी जालिम, बड़ा भी जालिम, छोटा भी जालिम। जिस माशरे में हम इस तरह की मटीरियलिज्म का हमने दाग बेल डाल दी हो, कैंसर की तरह फैल रहा हो ये माशरा, तो ये इस माशरे का कोई इंजाम नहीं है सिवाय तबाही के। तो लिहाजा हमें किसी ना किसी जगह, हो सकता है ये जो आपका इंटरव्यू है ये एक थॉट प्रोवोकिंग हो बहुत सारों की जगह, और डेफिनेटली होगा, और इंशाल्लाह हम मिल के कोशिश करेंगे कि माशरे के अंदर जो है एक दूसरे के लिए एहसार, कुर्बानी, मैं वही तो कहती हूँ, जितना दे सके। सोच को बदलने का वक्त है, इस वक्त अपनी सोच पे काम करने का वक्त है, पॉजिटिविटी का वक्त है। नेगेटिविटी को कहीं साइड पे रखिए, आप पॉजिटिविटी की तरफ चलें। अच्छा, ये पता जो नशा कर रहे होते हैं लोग, उनको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर सही, और एक टाइम ऐसा आता है उस नशे से सही और गलत की तमीज खत्म हो जाती है। तो आप मुझे ये बताइए कि जितने भी हमारे मुल्क में जो है वो कत्ल व गारत हो रहे हैं, जहां हम रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, जहां आए दिन हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत जो है वो दरी कर रहे हैं, वहां पर ये हमारा नशा है ना, ये नशा करने वाले लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। एक नॉर्मल बंदा, एक सेंसिबल बंदा ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हम तमाम माहिर नफ्सियात इस पे सर जोड़कर बैठे हैं, हमने इस पे रिसर्च की है। मैंने बड़ी बड़ी ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, बरतानिया की, अमेरिका की जो है वो माहिर नफ्सियात की रिसर्च निकाली है। सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आम आदमी, एक सेंसिबल आदमी जिसकी सेंसेस काम कर रही हैं, वो कोई नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। ये सब कुछ नशे में होता है जिसमें आपकी सेंसेस खो जाती हैं, आपको पता नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है। आज हमारा माशरा उसी डगर पे चल पड़ा है कि सही और गलत की पहचान खो दी है हमने। हमें नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, और जो हमें बताता है ना कि ये सही है, हम उसको जो सही कर देते हैं कि आप गलत हैं और जो हम कह रहे हैं वो सही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं। एक तो पाकिस्तान की हमारी अक्सरियत वो हैं जो बेचारे, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, वो मजबूर हैं। जिस तरह पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो करप्शन मजबूरी से करती है, ये मैं मतलब प्रैक्टिकली मैंने देखी है बात। उन बेचारों पैसा इकट्ठा करना मजबूरी है इनकी। वो इस तरह का एक हमने एक जुल्म का निज़ाम सबने मिलके एक अपने गिर्द एक फंदा तैयार किया हुआ है कि उसे चाहते हुए ना चाहते हुए अक्सरियत जो है वो निकल नहीं सकती। इसमें जो है ये एक कौमी हमें फिजा बनाने की जरूरत है, अवेयरनेस बनाने की जरूरत है। और मैं होपफुल हूँ बड़ा कि जिस तरह से आज बात कर रहे हैं, मसलन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पहले अगर आप 10, 20, 15 साल पहले इस तरह का माहौल नहीं था, हर बंदा बात नहीं था करता।
अब लोग बात करना शुरू हुए हैं, बात कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन निकलेगा, इसकी तरफ अवेयरनेस फैलेगी। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि हमें सारों को जो है इस तरफ हम मूव कर रहे हैं। जो और इसमें नशा भी एक मुख्तलिफ लानतों में से आपने ये एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के लिए किया क्या है? ये फोर्स अभी क्या नया कुछ क्या लेकर आ रहे हैं? अच्छा, इसमें जो है मैं आपको अर्ज करूं कि जो नार्कोटिक्स कंट्रोल के हवाले से जो लॉ है वो गवर्नमेंट ने अभी जो है वो पार्लियामेंट में पिचन किया है, और उसमें पार्टी के तहरीक इंसाफ के मैं बेशुमार ऐसे बेहतरीन लोगों को जानता हूं जो हर जिले के लेवल पे वो एक 3 काम करेंगे। एक तो यह है सबसे बड़ा काम है जो हम सबके करने वाला काम है, वो है अवेयरनेस का। ठीक है। मैं मसलन यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूं, मेरे हर तरह के लोग पीते पिलाते भी रहे हैं, मनशियात भी इस्तेमाल करते हैं, मैंने नहीं कभी की। मैं सोचता हूं मैंने क्यों नहीं की, अवेयरनेस थी मेरे पास, मेरे सामने वो करते थे, मैं नहीं था आपको करता। सही और गलत की तमीज थी। बिल्कुल, ये वो चीज है जो कि हम सबको मिलके अवेयरनेस लेवल रेज करना है कि हमारे सामने चीज पड़ी हो, हम ना वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। हमें पता होगा, मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे पता था इसके ये मेडिकली ये नुकसान होंगे, इसके ये फायदे होंगे। नुकसान इसके ज्यादा हैं, जिस तरह हमें इस्लाम भी कहता है या हमें मेडिकल साइंसेज प्रूव करती हैं इस्लाम के वर्जन को, तो हमने वो नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि हमें अवेयरनेस थी, सामने चीज भी पड़ी थी। तो लिहाजा ये बहुत सारे लोग ऐसे यहां पर होंगे जो बेचने वाले, अल्लाह करे पाकिस्तान में वो वक्त आए और पूरी दुनिया में आना चाहिए कि इस तरह की मुजर जितनी भी चीजें हैं सामने पड़ी हों, लोग ना उसको इस्तेमाल करें। आपको कोई नहीं बिगाड़ता। अच्छा, उसके लिए खुद अपने बिगड़ने में जो है ना वो बिल्कुल आप खुद बुनियादी फैक्टर है। उसके लिए हम सबको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। वो गवर्नमेंट भी कर रही है, वो आप भी कर रही हैं, और हम सबको भी सोशल मीडिया के जरिए अदरवाइज भी करना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा बैटल फील्ड है जिस पे हमें काम करना है। दूसरी बात ये है, गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले बताया कि उसके लॉज में जो अमेंडमेंट है और वो सख्ती कर रही है कि इस तरह के लोग जो कि इंसानियत दुश्मन हैं, जो कि इंसानियत का सुकून लूटते हैं, इंसानियत को अपाहज कर देते हैं, अगर आप किसी वक्त इजाजत देंगी, मैं आम मिन्नत कश लोगों में है, उनकी औरतें रुल जाती हैं। जिस मैं एक फैमिली को मैं कल भी मिला, वो मुझे अपनी सारी 20 साल की अपनी वो रूदाद सुना रही थी वो खातून, और मतलब ऐसे ही था, मतलब एहसास करने की जरूरत है ना कि हमारा बच्चा जो घर से अंदर है हम उसको बच्चा समझते हैं, अपना बेटा समझते हैं, जो बाहर कूड़ा उठा रहा है हम उसके लिए ख्याल नहीं करते, किसी का बच्चा। और वो आपकी महरूमी की वजह से वो पढ़ लिख नहीं सकता, वो मुआशरे की जुल्म की वजह से पढ़ लिख नहीं सकता, और वो कंपेल करते हैं हम उसको जराइम की तरफ। वो पिस्तौल लेके आ जाता है हमारे घर में, वो हमें गोली मारता है, हमारे बच्चे को मारता है, हम फिर उसको मुजरिम कहते हैं। जबकि अगर रूट कॉज में देखें, ये मुआशरा वसाइल लोग ये जुर्मदार होते हैं कि जो कंपेल करते हैं मुआशरे को। एक फलाही मुआशरा जो होता है वो उसमें ऐसी चीजें नहीं होती ना? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो है सिर्फ वही बेटी थी, बाकी उनके कोई नहीं थे? साहबे सुफा के लिए पहले प्रायोरिटी दी जाती थी अपने बच्चों से ज्यादा। जिस दिन हमारे बावसाइल, मैं यही कह रहा हूँ ना, बाइख्तियार बावसाइल लोगों के दिल में ये बात आ जाएगी, जब ये हदायत हमारे आ जाएगी, मैं समझता हूँ ये दुनिया जन्नत बनेगी। हमें आगे देखने की जरूरत नहीं अभी के वाक़ये हैं कि बच्चों के साथ लड़ाई होती है, बड़े बीच में कूद पड़ते हैं, फायरिंगें हो जाती हैं, इतना बड़ा जो है वो लड़ाई का फसाद पड़ता है। सिर्फ 2 बच्चे के वो खेल रहे हैं, एक ने एक को मार दिया है, वो बच्चा रोता हुआ अपने घर गया है, अपने वालदैन को साथ ले आया है, उधर से उसके वालदैन निकल आए हैं, वो बच्चे साइड पर हो गए हैं, वालदैन में लड़ाई करा दी है। किसी का वालिद फौत हो जाता है, किसी की माँ जो है वो जख्मी हो जाती है, वो बच्चे जख्मी हो जाते हैं, अस्पतालों में लोग पड़े हुए हैं। ये वाक़या जो है वो देखने में आ रहे हैं। हमें बिल्कुल बर्दाश्त की कैफियत ख़त्म हो गई है। बच्चों पर लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं हमने कि वो बच्चे जिन्होंने आज लड़ना है कल को फिर साथ खेलना है। आप ना माँ रोक सकती है ना बाप रोक सकता है कि जहां एक सोसाइटी में बच्चे रहते हैं वहां पे वो बच्चे एक साथ खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, सब कुछ है। लोगों में पेशेंस नहीं है। आप थोड़ा सा हौसला करें, हिम्मत करें, थोड़ा अपने आप का ज़र्फ बढ़ाएं कि अगर आपके बच्चे को किसी ने मार दिया है या किसी ने कोई हाथ उठाया है तो आराम से जाके उसके वालिदैन तक ये बात पहुंचाएं कि आपके बच्चे ने ये किया, आप अपने बच्चे को रोकें कि आइंदा आपका बच्चा हमारे बच्चे के साथ ना खेले। यहाँ तो पिस्तौलें निकल आती हैं, यहाँ तो अल्लाह माफ करे जो है वो गारत हो जाते हैं। आप सही कह रही हैं। इसका भी डॉक्टर साहब रूट
کاز ہے اور وہ ہے لالچ. معاشرے میں بڑھتا ہوا گریڈ جو ہے نا, جب گریڈ بڑھتا جاتا ہے آپ کا لالچ جو ہے سکون ختم کرتا جاتا ہے. آپ مدنی یہاں پہ انا ہوتی ہے, یہاں پہ انا ہوتی ہے, جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس پستول ہے, اس کے بچے نے ہمیں مارا, ہم اس کو چھوڑیں گے. لالچ کا ایک ڈیریویٹو کہہ لیں, یہ انا ہوتی ہے جی, انا ہے یہ جی. دونوں نیگیٹو چیزیں ہیں اور دونوں ہی تباہ کن ہوتی ہیں انسان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو لہٰذا جب جن لوگوں میں اللہ کے جتنے بھی نیک لوگ رہے ہیں ان کے پاس بھی انا نہیں پھٹکتی رہی اور ان کے پاس لالچ بھی نہیں پھٹکتا رہا. جتنا میں آپ کو ایک قدرت کا قانون ہے, جتنا لالچ اور انا کم ہوگی اتنا سکون اور انصاف زیادہ ہوگا. آپ دیکھ لیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, میں تو کانپ جاتا ہوں وہ سن کے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی جو ہے غرور ہے, انا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس حساب سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ معاف ہی سب کو کرے, ہم پہ ہدایت ہی اتارے. مطلب ہم کس لیول کے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ انسان کیا ہے, تڑاک تڑاک جھگڑتا ہے, لڑتا ہے اور فساد پھیلاتا ہے. انسان کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اوقات یہ ہے 2 منٹ سانس نہ آئے, تیسرے منٹ وہ سارے نام بدل جاتے ہیں, وہ لاش رہ جاتی ہے. اور گھر والے آپ کے جن کو آپ ہر چیز جس کو تباہ کر دیتے ہیں, پورا ملک اور پوری دنیا تباہ کر دیتے ہیں, وہ 2 منٹ کے بعد لاش سمجھتے ہیں اور ایک دن رکھتے نہیں ہیں, وہ جا کے آپ کو قبر میں پھینک کے دفنا کے آتے ہیں کہ یہ یہاں پر نہ رہے, بو مار جائے گا. مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنی آپ سے باہر نکل کے اپنے آپ کو صرف اسی وقت تک ہوتا ہے جب ہم کسی کے جنازے میں شرکت کریں, جب ہم کسی کو تڑپتا ہوا جو ہے وہ چارپائی پر دیکھ لیں, جب ہم کسی جو ہے وہ بیمار کی عیادت کرنے جائیں, اس وقت ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے کہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, کبھی ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. جب ہم قبرستان کے کیوں کہتے ہیں, بڑے بزرگان دین کی کیوں باتیں ہیں کہ قبرستان کے باہر سے گزرا کرو, دیکھا کرو کہ تمہارے ہی جیسے خوبصورت چہرے, تمہارے ہی جیسے لوگ جو ہے آج قبروں کی مٹی کے اندر جو ہے وہ پڑے ہیں, تو کل کو تمہیں بھی یہیں آنا ہے. کسی نے یہاں نہیں رہنا, کوئی بندہ نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں نے دنیا میں جو ہے وہ سدا کے لیے رہنا ہے. ہر کسی نے جانا ہے, ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ اچھا یا برا سمیٹ رہا ہے اور آگے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ سب ہماری آگے کی تیاریاں, اگلی سانس نہ آئے تو کون بندہ جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. اس لیے کوئی کسی سیٹ پہ برجمان نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی سیٹوں کو اللہ کی ایک عطا سمجھ کے قبول کرنا چاہیے اور رسپانسبلٹی سمجھ کے جو ہے ادا کرنا چاہیے. سیاست ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو, اس میں خدمت خلق کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر معاشرہ جو ہے فلاحی ہونا چاہیے, نہ تو اگر فلاحی نہیں ہوگا تو پھر تباہی ہوگی. اور جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, عزت کی تکریم کوئی نہیں ہے, خواتین کی عزت کوئی نہیں ہے. ایسے مرد حضرات جو ہے وہ خواتین سے بات کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی جو ہے توپ انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. یہاں تک میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تمیز نہیں کہ عورت سے بات کس طرح کرنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. ہم ڈی فوکس ہیں کیونکہ ہمارے گھر سے تربیت ہی نہیں ملی ہمیں. اب یہ کوئی گورنمنٹ نے تربیت دینی تھی آپ کو کہ آپ نے عورت سے بات کیسے کرنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کی ماں سکھاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون سے خاندان سے ہیں, کون سی لیول پہ ہیں, کون سے سٹینڈرڈ پہ ہیں, آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے. تو مدنی صاحب آج ان سب چیزوں کی کمی اسی لیے ہے کہ ایک تو ہم اویئرنیس دینے میں ناکام رہے اتنا سب کچھ بول کے بھی, اور دوسرے ہمارے ماں باپ جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے معاملے میں جو ہے وہ بہت پیچھے چلے گئے. لیٹسٹ مائیں آ گئیں, ماڈرن مائیں آ گئیں, ان کو اپنے موبائل فون اور اپنے جو ہے سجنے سنورنے کے علاوہ جو ہے وہ شاید کچھ اور آتا نہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ کہیں سائڈ پہ رہ گئی. تربیت ماں کی ہوتی ہے. جی ایسا ہی ہے, یہ پکی بات ہے. دیکھیں یہ جو ٹرینڈز ہیں نا, ہمیں ان کو میوٹیٹ کرنا پڑے گا. یہ تو بات بالکل ویبڈ اینڈ کلیئر ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کو نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ کیا ہم جو ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کیا ہم اپنی بے سکونی کا باعث بناتے جا رہے ہیں, اور بن رہی ہے, بالکل بن رہی ہے. بالکل صحیح. ہم ہر چیز کا اوور یوزیج اور ایکسٹریمزم کی حد تک ہم جا رہے ہیں, پوری دنیا جا رہی ہے, پوری دنیا جا رہی ہے. ہمیں جو ہے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنی ہوگی. جو ہے یہ ایکسٹریمزم کا جو ہے یہ کوئی بھی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. ہر معاملے میں ہم زیادہ آگے کر رہے ہیں, ایکسلریٹ کر رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے, سکون جس کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں وہ مضمر ہے انسانیت کی خدمت میں, اور ایک دوسرے کا احساس کریں. بالکل. بہت شکریہ مدنی آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ہم کیونکہ آپ نے بہت زیادہ خدمت خلق کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا ہے, ینگسٹرز کے لیے کام کیا ہے, تو دعا یہ ہے کہ اب آپ نے جس طرح یہ اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ اب جوائن کی ہے, تو آپ اس میں بھی کچھ اچھی چیزیں جو ہے وہ لے کر آئیں گے اور ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ منشیات سے پاک
پاک معاشرہ جو ہے وہ ملے گا. اسی کے ساتھ کچھ ہماری اپنی رسپانسبلٹیز بھی بنتی ہیں, آپ کی میری. اگر ہم بہن بھائی ہیں, اگر ہم جو ہے وہ بیوی ہے, شوہر ہے, ماں ہے, باپ ہے, کوئی بھی ہے, اس سب کی اپنی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنا اپنا فرض ادا کریں. آج اگر ہم اپنے فرض سے پیچھے ہٹیں گے تو کل ہم معاشرے کو ایک ایسی فارم میں ایک انسان دیں گے جو جذباتی بھی ہوگا, جو غصے والا بھی ہوگا اور جو معاشرے کو تہس نہس بھی کر دے گا. ایسے لوگوں کو پیار اور محبت سے ٹیکل کرنا سیکھیے اور ان کے لیے پیار اور محبت کے دروازے کھلے رکھیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل صبح نئی آغاز, نئی بات, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.